यहाँ से ऐसे करने से और ये स्टार्ट हो गया है। क्लिक नहीं करना है, बस लेते जाइए धीरे से। जगह पास से परिस्थितियाँ इस समय बहुत ही विषम है। ये पूरा प्रदेश और देश के साथ साथ पूरी दुनिया कोविड-19 जैसे भयंकर बीमारी के संक्रमण के दौर से वर्तमान समय में गुजर रहा है। संक्रमण के प्रारंभिक दौर में अगर हम अप्रैल और मार्च और मई के महीने की बात करें तो पूरा देश लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में था। उस वक्त इस देश के सार्वजनिक सारे जितने संस्थान थे, खासकर ऊर्जा क्षेत्र, इस ऊर्जा क्षेत्र का एक एक कार्मिक, एक एक जूनियर इंजीनियर, एक एक अभियंता साथी अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सरकार के साथ, शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कंधे से कंधा मिला करके सरकार और शासन की मंशा के अनुरूप वो लोग जो लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में कैद थे, उनके घरों तक बिजली पहुंचाने का काम किया था। और यही वो कारण था जिस कारण से लोग अपने घरों में 2 महीने तक कैद होने के बावजूद भी बहुत ही आसानी से उस 2 महीने के संक्रमण काल को, आपातकाल को व्यतीत कर पाया। और इसकी प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी ने अपने संबोधनों में किया कि ऊर्जा क्षेत्र का एक एक कार्मिक काफी इस संक्रमण के काल में काफी सहयोग रहा। उन्होंने अपने संबोधनों में ऊर्जा क्षेत्र के एक एक कार्मिक को कोरोना वॉरियर्स के नाम से पुकारा। लेकिन दुर्भाग्य है, हमें बहुत अफसोस है कि इन सब चीजों के होते हुए भी वो लोग जो घोषणाएं करते थे कि हम देश में रोजगार पैदा करेंगे, वो घोषणाएं करते थे कि हर साल हम रोजगार का सृजन करेंगे, इस देश के सभी नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अपनी बातों पे अडिग न रहते हुए इस देश के, इस प्रदेश के सभी सार्वजनिक संस्थानों को, रेलवे, बीपीसीएल, एनसीएल जैसे महत्वपूर्ण विभागों को निजीकरण के मुहाने पे ला करके खड़ा कर दिया। ऊर्जा क्षेत्र जो इस आम जनता से, एक एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उसके निजीकरण की पूरी प्लानिंग करके, तैयारी करके प्रस्ताव उन्होंने पास करा दिया। मित्रों, हमें गर्व है कि हम इस ऊर्जा क्षेत्र में काम करते हैं। हमें गर्व है इस बैनर पे, हमें गर्व है इस विभाग में कार्यरत सभी सेवा संगठनों पे कि उन्होंने समय रहते एक कमेटी का गठन किया और इसका पुरजोर विरोध करने का प्रयास किया। निजीकरण एक गंभीर सवाल है, एक बहुत अपने आप में बड़ा सवाल है जिसका जवाब बहुत विस्तृत रूप में दिया जा सकता है। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराना चाहेंगे। निजीकरण का विरोध जो आवश्यक है, इस बात को जानने के लिए इस भारत के इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें भारत के पुरातन इतिहास में जाना पड़ेगा। इस बात को जानना पड़ेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई और व्यापार के जरिए इस पूरे भारतवर्ष में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, पूरी शासन और सत्ता पे अपना अधिकार जमा लिया और ये हमारा भारत देश गुलाम हो गया। उस गुलामी की जंजीर से छूटने के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसके बाद जाकर के कहीं हमारा देश कई सदियों बाद 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हो पाया। बात यही नहीं रुकती है। देश की आजादी के पश्चात भी हमारे देश के पास इस व्यवस्था को, आंतरिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं थे। इस देश में लगभग 562 रियासतें थी, राजा महाराजाओं की रियासतें थी, जिसको हमारे पूर्वजों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय के तमाम बड़े नेताओं ने मिरर पे सब पीछे है और फोटोग्राफी हुई है, रिकॉर्डिंग हो रही है। प्रयोग करते हुए
सब आ गया है, अखंड भारत का निर्माण किया था। ग्रुप में लोग और उस अखंड भारत के निर्माण में फोटो आएगा नहीं ना यार ग्रुप एक एक उसको मंगा लेना सार्वजनिक क्षेत्र में इस देश के अंदर निवास करने वाले आम जनता की जरूरतों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया। रेलवे जैसे विभाग जो इस देश की आबादी का 80% हिस्सा रेलवे के जनरल डिब्बों में जर्नी करता है, रेलवे जैसे डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट किया, विकास किया, ऊर्जा क्षेत्र का विकास किया। ये सारी संस्थाएं आम जनता के लिए तब लाभप्रद हो पाई जब इन संस्थाओं का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र में था। आगे चलते चलते आधुनिक भारत का एक युग आया। उस आधुनिक भारत के युग में नई नई कंपनियां आई, प्राइवेट स्कूल खोले जाने लगे, प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियां दूरसंचार के क्षेत्र में आने लगी और ये चलते बढ़ते मित्रों आज स्थिति ये आ गई है कि उन्हें 562 रियासतों को जो सम्मिलित करके हमारे पूर्वजों ने इस अखंड भारत का निर्माण किया था, उन सारी सार्वजनिक कंपनियों को आज सरकार बेचने का निर्णय ले रही है और फिर हमें गुलामी के रास्ते पे ले जाने का काम कर रही है। मित्रों हमें इस बात को बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए कि आम जनता का देश के अंदर रहने वाली आम जनमानस का जो विकास है वो सार्वजनिक क्षेत्र के रहते ही संभव है। हमें जागना होगा, हमें जागृत होना पड़ेगा। अभी हमारे कुछ प्रबुद्ध लोग कह रहे थे कि निजीकरण का जो निर्णय है कहीं एटीएमसी लाभ के आधार पर लिया जा रहा है। कतई एटीएमसी लाभ इसका कोई पैरामीटर नहीं है। मैं आपको बता दूं मेरे पास पूरे भारतवर्ष का डिस्काउंट वाइज एटीएमसी लॉसेस का रिकॉर्ड है। मैं आपको कुछ ये सूचनाएं हैं बताता हूं जिससे आप स्पष्ट रूप से ये जान पाएंगे। सिर्फ क्योंकि बात पूर्वांचल की हो रही है तो मैं सिर्फ पूर्वांचल के आंकड़े को पे बात करता हूं। हमारे पास भारत के सभी राज्यों के एटीएमसी लॉसेस 2012 में एटीएमसी लॉसेस क्या थे, आज 2020 में एटीएमसी लॉसेस क्या है। फाइनेंशियल एडवाइस हमने ये रिकॉर्ड CFC फॉर फाइनेंस ऑफ कॉर्पोरेशन जो सेंट्रल से गवर्नमेंट होता है उसकी साइट पे ये सूचनाएं उपलब्ध है। मैं सिर्फ पूर्वांचल का आंकड़ा आपको बताता हूँ। सन 2012 में पूर्वांचल का एटीएमसी लॉस 52% था, तो आज 2020 में घट करके 24% हो गया। 2012 से लेकर के 2020 में 8 साल के इस अंतराल में 52% से घट करके एटीएमसी लॉस 24% हो गया है। और 2021 में जो लक्ष्य है कि ये 24 से 20% इसका लक्ष्य है करने का। 2021 में लक्ष्य है 18% करने का। मित्रों आपका ध्यान मैं अपनी इस तरफ कराऊं कि एटीएमसी लॉस आप देखिए आकलन करिए 2012 से लेकर के 2020 में लगभग 25% एटीएमसी लॉसेस कम हुए हैं। सरकार के सहयोग से, सरकार के दिए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से रचनात्मक इस विभाग में रचनात्मक सुधार हुए हैं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 2-3 साल के अंदर ये पूर्वांचल का जो एटीएमसी लॉसेस है 15% के अंतर्गत ये आ सकता है। इन आंकड़ों को बताने का आशय सिर्फ ये है कि ऊर्जा क्षेत्र की बेहतरी में जिस एटीएमसी लॉसेस को आधार माना जा रहा है उस एटीएमसी लॉसेस में लगातार सुधार हो रहे हैं। इस ऊर्जा क्षेत्र का सुधार संभव है और अगर सरकार इस सोच के साथ काम करती है कि नहीं बनारस का थ्रू रेट अच्छा है, गाजीपुर का कम है, तो हम गाजीपुर को नहीं बेचेंगे, बनारस को बेच देंगे। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी परिवार की जो संरचना है उस परिवार के अंदर
रहने वाले, निवास करने वाले लोगों, सदस्यों से उस परिवार की संरचना होती है। और ये जरूरी नहीं कि उस परिवार का हर सदस्य अर्निंग मेंबर हो, पैसे का अर्निंग करता हो। उस परिवार में कोई एक ही व्यक्ति कमाता है और उस परिवार के 10 लोग उसी के भरोसे उस परिवार में रहते हैं और उसी पे उनकी जीविका चलती है। सरकार अगर इस बात को बाइफर्केशन करके ये समझाना चाहती है कि नहीं, यहाँ का क्रू रेट कम है इसलिए हम इसको बेच देंगे, तो ये कहीं से सर्वथा उचित नहीं है। क्योंकि भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि सरकार लोग के लिए एक लोकतांत्रिक सरकार है और पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए आज पूंजीपतियों, जो मैंने आपको बताया था लगभग 562 रियासतों को आमेलित करके एक साथ मिलाकर के अखंड भारत का निर्माण हुआ था, आज उस सारी संपत्ति को, सारे भारत के सारे सार्वजनिक संस्थानों को चंद 2-4 इस देश में जो पूंजीपति हैं उनके हाथों में उन सारी संपत्ति को सौंपने का ये षड्यंत्र है, ये कुचक्र है इस सरकार का। मित्रों, हमें ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि सरकार केवल पूंजीपतियों के हित के लिए काम कर रही है। इस देश में रहने वाले लोगों के, आम जनमानस के हित को ध्यान में रख के काम नहीं कर रही है। समय रहते हमें जागने की आवश्यकता है, हमें सोचने की आवश्यकता है और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इस बैनर के नीचे सभी संगठन, विचारधाराएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं, सोच सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब अस्मिता पे, अस्तित्व पे जब आंच आएगी तो इस विभाग में कार्यरत सभी जो संगठन है, सेवा संगठन है, एक हो करके इसी निजीकरण के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इस लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ पे ले जाने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय संघर्ष समिति।